हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहते हैं जब ड्रग ब्लड से हमारे टारगेट ऑर्गन में आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब कोई भी ड्रग जब हम लोग खाते हैं तो वो स्टोमक से एब्जॉर्ब होके ब्लड में गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। और जब वही ड्रग ब्लड से टारगेट ऑर्गन में जब चले जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग हीमोडायलिसिस करते हैं। हीमो मीन्स ब्लड, डायलिसिस मीन्स निकालना। तो हम लोग हीमोडायलिसिस कब करते हैं? जब ड्रग का पॉइजनिंग हो जाता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम। लिथियम में हम कर सकते हैं हीमोडायलिसिस। अब अब हम पढ़ेंगे कि लोडिंग डोज क्या होता है। लोडिंग जो डोज वह हो, कहाँ लोडिंग डोज देंगे, और क्या हर ड्रग में लोडिंग डोज देंगे? नहीं, सारे ड्रग में लोडिंग डोज की ज़रूरत नहीं होती है। सारे ड्रग में क्या नहीं होती है? लोडिंग डोज। लोडिंग डोज वहीं ज़रूरत होगा जहाँ की जिस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, वहाँ लोडिंग डोज का ज़रूरत होता है। जैसे समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम क्लोरोक्विनीन लेते हैं। क्लोरोक्विनीन किसका होता है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया। उसका रिक्वायर्ड डोज होता है 100 मिलीग्राम। ठीक है, जब हम 100 मिलीग्राम लेते हैं तो क्या होता है कि वो जो है, अब क्लोरोक्विनीन को कहाँ वर्क करना है? क्लोरोक्विनीन तो मलेरिया में दिया जाता है। तो मलेरिया में कौन सा काउज क्या होता है मलेरिया होने का? प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है। वो कहाँ जाता है? ब्लड में। अब ब्लड में जाता है, ब्लड में कहाँ जाता है? आरबीसी। और वो क्या करता है? आरबीसी को डैमेज करता है। आरबीसी को डैमेज करता है। और क्या 100 मिलीग्राम क्लोरोक्विनीन उसको प्लाज्मोडियम को ख़त्म करने के लिए सफिशियंट होता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो होता है ना, क्लोरोक्विनीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि उस वो जो है 100 मिलीग्राम वो ब्लड से निकल के हमारे लीवर में चले जाता है। तो जब लीवर में चले जाएगा, सारा ड्रग तो लीवर में चले गया, तो ये तो ब्लड में काम नहीं करेगा, प्लाज्मोडियम को ये प्रोटोजोआ को ये ख़त्म नहीं करेगा। तो क्या होगा? हमारा मलेरिया भी ठीक नहीं होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम लोडिंग डोज तभी देंगे जब उसका जहाँ पे उसको एक्ट करना होता है वहाँ वो एक्ट ना करके उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन अलग ऑर्गन में चले जाता है, मतलब लीवर में चले जाता है। हम मान लेते हैं कि 200 दिए, तो 200 दिए तो 200 में पूरा का पूरा लीवर के पास चले गया। फिर 500 दिए mg, फिर पूरा का पूरा लीवर में चले गया। इसी तरह करके जब हम 1000 मिलीग्राम देंगे तो 1000 मिलीग्राम में 900 मिलीग्राम जब लीवर के पास जाएगा और ब्लड में 100 मिलीग्राम बचेगा। ठीक है, वही 100 मिलीग्राम ये तो रिक्वायर्ड डोज है। जब ये रिक्वायर्ड डोज है तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को मार देगा और ये क्या करेगा? मलेरिया को ठीक करेगा। अब हम देखते हैं लोडिंग डोज। लोडिंग डोज क्या है? तो लोडिंग डोज वो है डोज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द इफेक्ट, डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जब हम कोई भी ड्रग का जो इफेक्ट है उसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या देते हैं? लोडिंग डोज। मतलब जब तक इतना हम डोज दे नहीं देते हैं तब तक उसका इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग ऑर्गन में होता रहेगा और इसका इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं?
मोर द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मोर द लोडिंग डोज, मतलब जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग का उतना लोडिंग डोज हमको देना पड़ेगा, बढ़ा के देना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब अभी हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन, क्या पढ़ा था कि जब भी ब्लड से निकल के टारगेट ऑर्गेन पे पहुंचेगा और वो अपना इफेक्ट दिखाएगा टारगेट ऑर्गेन पे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, अब मतलब मान लेते हैं कि ड्रग तो अपना इफेक्ट दिखा दिया, जैसे सर दर्द कर रहा है, हम एस्पिरिन खा लिए, एस्पिरिन खाने के बाद क्या हुआ कि मेरा सर दर्द ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उस ड्रग को तो बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, उसका एम है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग के एक्सक्रीशन में ये हेल्प करता है। तो ये कैसे हेल्प करता है अभी हम आगे जानेंगे। तो हमने पढ़ा था कि टू टाइप्स ऑफ ड्रग होता है बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी, एक होता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है लिपिड सोल्यूबल। अब हम इसको समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है और ये एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करता है। तो हम बिलीरुबिन से समझेंगे। तो बिलीरुबिन दो टाइप का होता है, एक तो होता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन और एक कंजुगेटेड बिलीरुबिन। कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन वो लिपिड सोल्यूबल होता है। तो लिपिड सोल्यूबल लीवर जो है वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट कौन करता है, लीवर करता है। लीवर में उसका एंजाइम प्रेजेंट रहता है, उसको मोटाबलाइज करके उसको वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करता है। तो जितना भी ड्रग है, जितना पॉइजन है, सबको एक्सक्रीट करने के लिए मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है, और वो मेटाबॉलाइज करता है सिर्फ लीवर का एंजाइम, जो कि लीवर में ही सिर्फ फॉर्म होता है। ठीक है, और ये एंजाइम क्या करता है, लीवर का एंजाइम लिपिड सोल्यूबल ड्रग को कन्वर्ट करता है वाटर सोल्यूबल ड्रग में। अब हेडेक में, जैसे हम हेडेक में एस्प्रिन खाएं तो हेडेक तो ख़त्म हो गया। जब हेडेक ख़त्म हो गया तो अब तो उसको एक्सक्रीशन बाहर निकालना तो क्या होगा, उसको ज़रूरी होगा, नहीं बाहर निकालेंगे तो उसका टॉक्सिसिटी हो जाएगा। तो एक्सक्रीशन के लिए वो कहाँ जाएगा एस्प्रिन, किडनी के पास जाएगा। ठीक है, किडनी पीसीटी, पीसीटी क्या बना हुआ है, किडनी। अब किडनी एक ऑर्गेन है, ऑर्गेन बना हुआ है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या चीज़ से बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से। जब उसका मेम्ब्रेन रीअब्जॉर्प्शन होता है उसका पीसीटी से, जब भी कुछ रीअब्जॉर्ब होता है तो वो तो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक। तो एस्प्रिन तो हम ओरल लेते हैं तो वो क्या हो गया, लिपिड सोल्यूबल ड्रग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। अब फार्माकोलॉजी में हम मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या समझते हैं। फार्माकोलॉजी में होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग है उसको हम वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट करते हैं। कहाँ करते हैं, लीवर के एंजाइम के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ड्रग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, बेस्ड ऑन एंजाइम एक्टिविटी, जो भी एंजाइम रिलीज होता है वो किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा। और वो एंजाइम क्या करता है, मेटाबोलाइज, किसी ड्रग को मेटाबोलाइज करके वो बॉडी से उसको एक्सीक्रीट करता है। तो हम ऐसा ड्रग पढ़ेंगे जो कि मतलब जो भी हम ड्रग खाएं वो दूसरे ड्रग का एंजाइम को इंड्यूस करेगा या उसको इनहिबिट करेगा, उस ड्रग को क्या करेगा, उसको एक्सक्रीशन के लिए, मतलब उसके एंजाइम को एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा।
ठीक है। अब देखते हैं जैसे कि ड्रग, ड्रग कोई हम खाएं, ठीक है, या तो वो किसी दूसरे ड्रग, मान लेते हैं कि कोई हम ड्रग खाएं, जैसे हम रिफाम, जैसे हमको बुखार था तो हम पीसीएम खा लिए। और जब पीसीएम खाए, पहले तो हमको पता नहीं था कि हमको मतलब बुखार आ रहा है, किस कारण से आ रहा है। बाद में पता चला कि ट्यूबरक्लोसिस है, तो हमको पीसीएम के साथ साथ दे दिया गया रिफाम्पिसिन, ठीक है। जब हमको रिफाम्पिसिन दे दिया गया, तो यही रिफाम्पिसिन क्या होता है, ये होता है जो पीसीएम को एक्सीक्रीशन के लिए जो इंजाइम यूज होता है ना, इसके इंजाइम जो यूज होता है, इंजाइम जो यूज होता है इसके एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, उस इंजाइम को रिफाम्पिसिन क्या करता है, ये जो है एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। जब ये एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, इस एंजाइम का एक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस एंजाइम का एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा तो पीसीएम का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब इसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा तो इसका एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब ये ज़्यादा मात्रा में एक्सक्रीशन होने लगेगा तो हमको तो पीसीएम का डोज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसी उसी तरह जो है एंजाइम इंड्यूसर क्या करेगा, किसी भी ड्रग के एंजाइम का एक्टिविटी को वो बढ़ाएगा, और उसके कारण उस एंजाइम का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। उसके बाद उसका क्या, उस ड्रग का क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन ज़्यादा होने लगेगा। तो उस ड्रग का इफेक्ट पाने के लिए हम उस ड्रग का डोज को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा ड्रग है, जैसे कि वो काम करता है एंजाइम इनहिबिटर के रूप में। एंजाइम इनहिबिटर क्या करेगा, जो भी मतलब हम ड्रग खा रहे हैं, उस ड्रग के साथ में, और उस ड्रग को एक्सक्रीशन करने के लिए जो भी एंजाइम बन रहा है, उस एंजाइम को ये वाला ड्रग क्या करेगा, वो इनहिबिट कर देगा। जब उस एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो उसका एक्टिविटी क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उसका, उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा। जब उसका मेटाबॉलिज्म कम होगा तो उसका एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। जब एक्सक्रीशन जब कम हो जाएगा तो उसको टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए हम उस ड्रग का क्या करेंगे, डोज कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब विथ एंजाइम, अब देखिए इसी का है, विथ एंजाइम इंड्यूसर इंक्रीज डोज ऑफ ड्रग विथ इट, विथ एंजाइम इनहिबिटर डिक्रीज डोज ऑफ ड्रग विथ इट, समझ गए। अब एक्सक्रीशन, अब नेक्स्ट टॉपिक आया एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन सा ऑर्गन यूज होता है, तो पहले हो गया किडनी, जो कि मोस्ट कॉमन है। उसके बाद लीवर कैसे करता है, किसी भी ड्रग को बाइल में डाल देगा, और बाइल से स्टूल और यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। फिर उसके बाद लंग्स में वेपर के फॉर्म में, उसका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी शराब पी के आता है तो उसका मुंह से मतलब उसका सुगंध आता है अल्कोहल से, ठीक है। और उसके बाद होता है एक्सक्रीशन स्किन के थ्रू भी होता है, सलाइवा के भी थ्रू होता है, और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी होता है। अब जो है इस तीनों का जो है एक्सक्रीशन, अब इस तीनों का एक्सक्रीशन जो है स्किन, सलाइवा और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो है टेट्रासाइक्लिन का एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। स्किन के थ्रू भी निकलता है, और सलाइवा के भी थ्रू निकलता है, और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी निकलता है। इससे पहले एक पॉइंट जान लेते हैं,
अब देखिए, इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि मतलब ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है। अब देखिए, एस्पिरिन हम जब भी खाते हैं तो ये क्या है, नहीं, एस्पिरिन के टॉक्सिसिटी में हम क्या करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन है, इसका दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ये क्या करता है, ये लीड्स टू एसिडोसिस, मतलब इसका जो है ओवरडोज होने से क्या हो जाता है, टॉक्सिसिटी होने से एसिडिटी काउज करता है ये। तो अब क्या करते हैं, जब इसका जो एसिडिटी हो जाएगा, ये तो जाएगा किडनी के पास। किडनी के पास जाएगा, बोलेगा कि हमको बाहर निकालो। किडनी तो सोचेगा कि हम एस्पिरिन को बाहर निकाल दें, लेकिन क्या होगा, वो बोलते हैं ना कि लाइक डिजॉल्व लाइक। तो एस्पिरिन क्या है, एसिडिक है, तो यूरिन क्या है, यूरिन भी एसिडिक है। जब यहाँ पे यूरिन एसिडिक है तो वो क्या करेगा, एस्पिरिन का रीएब्सॉर्ब कर लेगा, एस्पिरिन का रीएब्जॉर्प्शन कर लेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या ऐसा दें, किडनी एस्पिरिन को बाहर निकालना चाह रहा है, लेकिन यूरिन एसिडिक है एंड एस्पिरिन भी एसिडिक है, सो लाइक एब्जॉर्ब लाइक, तो वो क्या कर लेगा, एस्पिरिन को रीएब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो है किडनी निकाल एस्पिरिन को निकालने के लिए बोलेगा कि कुछ ऐसा दो जो ब्लड अल्कालीन हो जाए और ब्लड के कारण यूरिन भी अल्काली हो जाए। तो क्या हम करेंगे, तो जब यूरिन अल्काली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि यूरिन अल्कालीन हो जाएगा और एस्पिरिन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एसिडिक एस्पिरिन यूरिन के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और यूरिन क्या हो जाएगा, अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या देंगे, मतलब अल्कालीन मीडियम देंगे जिससे कि ब्लड हमारा अल्कालीन हो जाए। तो उसके लिए हम एंटीडोट देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अब जो है एंटीडोट ऑफ एसिडिक ड्रग, जितना भी एसिडिक ड्रग है उसका एंटीडोट सोडियम बाइकार्बोनेट है। एसिडिक ड्रग्स में आता है जैसे एस्पिरिन हो गया, बार्बिटूरेट्स हो गया। अब हम देखते हैं कि स्किन से टेट्रासाइक्लिन, स्किन से, सलाइवा से, ब्रेस्ट मिल्क से टेट्रासाइक्लिन एक्सीक्रीट होता है और वो क्या काउज करता है। तो ये जो है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन सलाइवा से जब एक्सक्रीट करेगा तो उसके कारण क्या होता है, ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ हो जाता है। और जब ये मिल्क के साथ मतलब एक्सक्रीट होगा तो वो लैक्टेटिंग मदर को देंगे तो ये मिल्क के साथ एक्सक्रीट होगा, और मिल्क के साथ बच्चा में जाएगा, बच्चा सक करेगा तो मतलब फीडिंग करेगा, तो उसके बाद 12 साल से कम बच्चा में क्या हो जाएगा, बोन एंड टीथ डिसऑर्डर हो जाएगा इसके कारण। अब ये टेराटोजन कैसे है, ये टेराटोजन भी है, टेट्रासाइक्लिन टेराटोजन उसको बोलते हैं जिसमें कि खाए तो माँ, लेकिन प्लासेंटा को क्रॉस करके वो नुकसान पहुंचाता है बच्चे को, और बच्चे में जाके ये टीथ और बोन डिसऑर्डर को मतलब उत्पन्न करता है। उसके बाद इसको तक कब नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में भी नहीं देंगे, क्योंकि क्योंकि टेट्रासाइक्लिन क्या है, टेराटोजन है, वो बोन एंड टीथ डिसऑर्डर काउज करेगा। अब बढ़ते हैं, अब आगे है टॉपिक फार्माकोडायनेमिक्स, मतलब इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। मतलब ड्रग कोई चमत्कारी चीज नहीं है जो कि बॉडी में कुछ नया चीज वो करे। वो क्या करती है ड्रग,
जो पहले से बॉडी में चल रही है या तो उसको इंक्रीज करेगा या तो उसको डिक्रीज करेगा। जैसे हम समझ सकते हैं कि एग्जांपल से हार्ट नॉर्मल हार्ट रेट हमारा कितना है, 60 से 100, ठीक है, बीट पर मिनट। अब हमारे हार्ट के पास बीटा 1 रिसेप्टर होता है। बीटा 1 रिसेप्टर क्या करता है, हमारे हार्ट बीट को मेंटेन करता है। लेकिन एड्रीनलिन, डोपामिन, नॉरेड, ये सब क्या करता है, बीटा 1 के एक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। जब उसका बाइंड करके इंक्रीज करता है बीटा 1 के रिसेप्टर को, और उसका हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और ये एगोनिस्ट, एगोनिस्ट मतलब उसके जैसा, उसको बढ़ाने वाला, किसी भी चीज़ को बढ़ाने वाली चीज़ को एगोनिस्ट बोलते हैं। अब देखते हैं एटिनेलोल और प्रोपेनेलोल। वो क्या करता है, बीटा 1 के रिसेप्टर पे बाइंड करके उसके एक्टिविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जब उसका एक्टिविटी डिक्रीज होगा तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। और इसको हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट, मतलब उसके काम को वो रोकता है। और रिप्लेसमेंट, तीसरा है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या करता है, मतलब जो बॉडी में कम है, जो बॉडी में कम है उसको बाहर से देना हो। जैसे ओआरएस हो गया, विटामिन हो गया, हार्मोन्स हो गया। अब साइटोटॉक्सिक क्या होता है, साइटोटॉक्सिक में हम साइटोटॉक्सिक वो ड्रग से, साइटो मीन्स सेल, टॉक्सिक मीन्स डैमेज, जो ड्रग सेल को डैमेज करे उसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक। जैसे कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में क्या, कैंसर में क्या देते हैं, कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है कि वह सेल को बढ़ा, जो अधिक बढ़ने वाले सेल को, उसको वो खत्म करता है। और एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, वो भी बैक्टीरिया के सेल को खत्म करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक। अब वर्क ऑफ ड्रग, ड्रग करते क्या हैं, ड्रग ये 4 चीज करते हैं। या तो वो एगोनिस्ट होते हैं, किसी के वर्क को बढ़ाते हैं, या तो एंटागोनिस्ट होते हैं, किसी के वर्क को कम करते हैं, या तो ड्रग रिप्लेसमेंट होते हैं, जो बॉडी में कम है उसको मतलब वो बाहर से देते हैं, या तो वो साइटोटॉक्सिक होते हैं, या वो सेल को मारते हैं। ड्रग ये 4 काम करते हैं, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म ऑफ ड्रग, ड्रग वर्क कैसे करता है, तो वो करता है फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू मतलब मैं, जैसे कि मैनिटोल, मैनिटोल क्या है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। हम फार्मा में मतलब ऑस्मोटिक मतलब गाढ़ा होता है, गाढ़ा चीज़ क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब क्या है, कंसंट्रेटेड वाटर, कंसंट्रेटेड वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और यूरिन को वॉल्यूम, यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो इडिमा मतलब होता है फ्लूइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं, एक्स्ट्रा वस्कुलर स्पेस, फ्लूइड इन एक्स्ट्रा वस्कुलर स्पेस इज कॉल्ड इडिमा। ब्लड में जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। नॉर्मली प्लाज्मा ब्लड के अंदर ही रहता है, ठीक है। इसका ध्यान ब्लड में कौन रखता है, अल्बुमिन। कौन रखता है, मतलब कि ब्लड में प्लाज्मा रहे, मतलब ब्लड में ही प्लाज्मा रहे, वो उसका अल्बुमिन ध्यान रखता है, ठीक है। अब ब्लड किस में रहता है, इंट्रावेस्कुलर में, ठीक है। और अल्बुमिन क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, मतलब उसका मतलब हुआ कि वो प्लाज्मा को पकड़ के रखता है, प्लाज्मा को बाहर लीक आउट नहीं होने देता है। अब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो आप लोग अब देखते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में क्या होता है, वो एल्बुमिन को फॉर्म नहीं करता है,
लीवर सिरोसिस, लीवर में जब कोई भी उसका सेल डैमेज हो गया तो उसमें एल्बुमिन भी नहीं बनेगा। और जब एल्बुमिन नहीं बनेगा तो एल्बुमिन कहाँ नहीं रहेगा, ब्लड में भी नहीं रहेगा। और जब ये ब्लड में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, सारा जो है प्लाज्मा लीक आउट हो जाएगा, ब्लड से वो लीक आउट हो जाएगा एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में। ठीक है, जब एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में लीक आउट हो जाएगा तो वो कॉज करेगा इडिमा को। इडिमा से क्या हो जाएगा, वेट गेन होगा। और जब प्लाज्मा अगर वेस्कुलर स्पेस, इंट्रावेस्कुलर स्पेस में नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा। उसका ट्रीटमेंट क्या है, जब हम जानेंगे कि मतलब उसमें ब्लड में एल्बुमिन नहीं है तो हम ऐसा गाढ़ा चीज़ दे देंगे ब्लड में जो कि एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस के प्लाज्मा को खींच के इंट्रावेस्कुलर में डाल दे। तो हम क्या, कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे, ऑस्मोटिक ड्रग को यूज़ करेंगे, जैसे कि मैनिटोल। मैनिटोल क्या करेगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा और ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और ये एब्जॉर्ब कर लेगा प्लाज्मा फ्रॉम एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस। ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस से प्लाज्मा को एब्जॉर्ब करके वो ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा को डाल देगा। तो क्या हो जाएगा, उससे वेट लॉस भी कम हो जाएगा, और वेट लॉस हो जाएगा और यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इडिमा क्या हो जाएगा, इडिमा डिक्रीज हो जाएगा। अब कंजेशन, कंजेशन किसको बोलते हैं, accumulation of blood in veins, मतलब ब्लड मीन्स फ्लूइड। अब देखते हैं कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स मतलब मैनिटोल को कहाँ नहीं देंगे। तो मैनिटोल क्या करता है कि फ्लूइड को एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस से खींच के उसको ब्लड वेसल्स में डालता है। अगर ब्लड वेसल में पहले से अगर फ्लूइड रहेगा तो मैनिटोल देंगे, कभी नहीं देंगे। जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होगा, मान लेते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट एट्रिया या वेंट्रिकल हार्ट फेलियर है, तो क्या हो जाएगा, ये तो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड पल्मोनरी वेन में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जब ये यहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पे मैनिटोल कभी नहीं देंगे। क्यों क्यों नहीं देंगे, क्योंकि मैनिटोल तो ऑस्मोटिक है, गाढ़ा है, ये क्या करेगा, और ज़्यादा फ्लूइड को आसपास से कलेक्ट करके वेन में डाल देगा। डाल देगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड तो पंप कर नहीं पाएगा, ये हार्ट हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, हार्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा और डेथ हो जाएगा। मैनिटोल ऑस्मेटिक डायूरेटिक है, ये जो है दिया जाता है जब एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में मतलब जब फ्लूइड जमा हो जाता है तब देते हैं। ठीक है, इंट्रावेस्कुलर स्पेस में जब फ्लूइड जमा होता है तो उसमें कभी नहीं देंगे। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड क्या है, एल्बुमिन। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन बॉडी पूछेगा तो कोलाजन। ठीक है, polyuria in diabetes because glucose is hyperosmolar। ठीक है, मैनिटोल ड्रग क्यों, अब जानते हैं कि मैनिटोल ड्रग ड्रग क्यों बना, अपना फिजिकल प्रॉपर्टी यूज करके। तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, गाढ़ा, तो गाढ़ी चीज यूज करके ड्रग का नाम दे दिए मैनिटोल को ऑस्मोटिक डायूरेटिक। अब स्टेसिस किसको बोलते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन आर्टरीज को स्टेटिस बोलते हैं। अब ड्रग जो है अपना केमिकल प्रॉपर्टी को यूज करके कोई भी अपना ड्रग बना, जैसे एंटासिड्स क्या है, अल्कालिन। अल्कालिन क्या है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी है। जब भी हमारे स्टोमक में एसिड बनता है तो हम एंटासिड्स खा लेते हैं, तो एसिड एंटासिड्स और एसिड मिलके क्या होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और ये एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो एक पॉइंट और है कि मैनिटोल नॉट गिवन इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
है इसका मतलब बता ही दिए कि क्यों नहीं दिया जाता है। अब थ्रो इंजाइम्स, अब थ्रो इंजाइम्स मतलब इंजाइम का यू ड्रग जो इंजाइम पे वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि एनसेड, एनसेड क्या होता है, इंजाइम पे वर्क करेगा। इसका फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जहाँ भी इन्फ्लामेटरी है वहाँ पे ये वर्क करेगा। फिजिकल केमिकल इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेशन, जो भी है इन्फ्लामेशन में कौन कौन सा केमिकल इन्वॉल्व रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिस्टामिन, उसके बाद ल्यूकोट्राइन्स। अब हम देखेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स कैसे बनता है। अब देखते हैं एराकिडोनिक एसिड पे दो एंजाइम वर्क करता है। कौन कौन सा एंजाइम है, एक तो कॉक्स है, दूसरा लॉक्स है। जब कॉक्स अराकिडोनिक एसिड पे वर्क करेगा तो बनाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन। जब लॉक्स अराकिडोनिक एसिड पे वर्क करेगा तो बनाएगा ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। अब ऑर्गन में इन्फ्लामेशन क्यों होता है, कोई भी इन्फेक्शन जब आता है तो उसके कारण क्या जाता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन तो अच्छी चीज़ भी होती है, लेकिन क्या होता है जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, मान लेते हैं हेपेटाइटिस में आया, जो भी मतलब आया बैक्टीरिया आया, तो उसको बैक्टीरिया को डैमेज करने के लिए हेपेटाइटिस सेल क्या होने लगेगा, इन्फ्लामेशन होने लगेगा। और उस इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ का सेल भी डैमेज होने लगता है। तो उसी इन्फ्लामेशन से को प्रिवेंट करने के लिए उस इन्फ्लामेशन से सेल को डैमेज का प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी ऑर्गन का ये मेम्ब्रेन, अब वो बनता है फॉस्फोलिपिड से। अब वहाँ पे बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया आया, जब बैक्टीरिया आने के बाद क्या होगा, ये फॉस्फोलिपिड को इरिटेट करेगा। जब ये फॉस्फोलिपिड को इरिटेट करेगा तो वहाँ पे आएगा फोस्फोलाइपेज A2। फोस्फोलाइपेज A2 फोस्फोलिपिड को कन्वर्ट कर देगा किस में, अराकीडोनिक एसिड में। और ये अराकीडोनिक एसिड पे कौन कौन काम करेगा, या तो कॉक्स काम करेगा, या तो कॉक्स एंजाइम काम करेगा, या तो लॉक्स एंजाइम काम करेगा। जब कॉक्स अराकीडोनिक एसिड पे वर्क करेगा तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा। जब लॉक्स अराकीडोनिक एसिड पे वर्क करेगा तो वो ल्यूकोट्राइन्स बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या कॉज करता है, इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब हम क्या करें इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करने के लिए, या तो या तो लॉक्स को प्रिवेंट कर दें, या तो लॉक्स को प्रिवेंट करें या कॉक्स को ख़त्म कर दें। जब छोटा मोटा इन्फ्लामेशन होता है तो हम कॉक्स को प्रिवेंट कर देते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं एनसेड। एनसेड क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग नहीं है। अब लेकिन क्या होता है कि यहाँ तो मतलब कॉक्स को तो हम लोग रोक दिए, लेकिन यहाँ लॉक्स तो काम कर रहा है। जब हमको समझ में नहीं आए कि कौन सा ड्रग यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे इसके फैक्ट्री को ही ख़त्म कर देते हैं, जिससे ये आगे का प्रोसेस ना हो पाए। तो हम यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को देंगे, जो कि होता है स्टेरॉइड्स। जैसे कि मेनिंजाइटिस में यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स को, ठीक है, क्योंकि ये तो छोटा मोटा इन्फ्लामेशन है नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया लेक्चर कंप्लीट है, थैंक यू। अब